राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका रिएक्शन कैसा है, क्योंकि जाहिर तौर पर कैपेक्स को लेकर बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, वहां पॉजिटिवली सरप्राइजर हुआ है, लेकिन ग्रोथ को लेकर एक बड़ा थॉट ये भी आ रहा है कि इस कैपेक्स को किया कैसे जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी। आपका रिएक्शन? देखिए, ओवरऑल तो मैं जैसे कहूंगा, मैं सहमत हूँ। कुछ लोग जो अभी बता रहे थे कि बजट अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। अपनी कंजम्पशन की स्टोरी तो इतने वर्षों से चल रही है परंतु ग्रो इन्वेस्टमेंट लैकिंग है। तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेप लेके 35% जो इंक्रीज किया है, लास्ट ईयर में जो प्लान किया था उससे ज्यादा किया है। और इसके अलावा सेंट्रल बजट के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया टू गिव इट टू स्टेट्स, ताकि वो भी अपना कैपेक्स बढ़ा सके। तो मैं इन दोनों को मिला के सोचता हूँ भाई, कैपेक्स, सरकारी कैपेक्स बढ़ेगा। आप फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है 6.9% है, उसको 6.4% दिखा है। इसका कारण देखिए, अभी इस साल भी जो है रेवेन्यूज जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। उन्होंने स्पीच में कहा कि रिकॉर्ड जनवरी में 1,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी में आया है। डायरेक्ट टैक्सेशन जो है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहली बार मैं समझता हूँ ऐसा हुआ कि इस बार दिसंबर तक जो है खाली 50% ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो था उतना यूज हुआ। नॉर्मली जाके वो 80-90% तक यूज हो जाता है। तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। टैक्स रिकवरी इंक्रीज इज वेरी गुड। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम फंड्स में होगी। सरकार के पास ग्रोथ अगले साल का भी जो ले रहे हैं 8.5% बेसिस पे, जिसके बेसिस पे नॉर्मल बेसिस पे करीब 14-15% की अगर ग्रोथ ले रहे हैं, तो मेरा मानना 14-15% से ऊपर ही ग्रोथ आएगी। तो नेक्स्ट ईयर भी जो टैक्स कलेक्शंस हैं, आई थिंक जो लिए बजट में वो रीजनेबल है और उससे बेटर आने की संभावना है। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कैपेक्स व्हिच दे हैव टेकन। राइट, राकेश भारती मित्तल भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जन्मेर जी हमारे साथ हैं, आनंद राठी जी बजा का पर्सपेक्टिव, और कॉर्पोरेट इंडिया पे के अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट इम्पैक्ट प्रशांत जैन HDFC AMC के। मिस्टर मित्तल के पास चलते हैं। मिस्टर मित्तल, कॉर्पोरेट्स के नज़रिए से आप कैसे एनालाइज करेंगे फाइन प्रिंट, और दो चार बातें जो स्टैंड आउट की। पहले आप बताइए, रेटिंग के साथ 10 में से कितनी रेटिंग देंगे आप? देखिए, मैं रेटिंग तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, कॉम्प्लीमेंट करता हूं। और क्लियरली इस बजट के ऊपर प्रधानमंत्री जी का विजन और पूरा छाप है। मेरा ये मानना है कि कुछ बड़े बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग में जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बैंकिंग द अनबैंक्ड, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द हिंटरलैंड, एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा अहम कदम उठाया गया है टूवर्ड्स ऑल्सो द डिजिटल विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे सारी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगी, जिसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस जुड़ेंगे। इसमें हर उस व्यक्ति को बेनिफिट मिलेगा जिसके आसपास में बैंक का ब्रांच नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ था, उसको क्लैरिफाई किया गया है। डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा अगले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अहम कदम उठाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गति शक्ति के अंदर, जहां 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ की बात की गई है, और जो MSMEs को सपोर्ट दिया गया 2 लाख करोड़ का, और उसके अलावा जो ECLGS स्कीम है, जिसको एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए, और उसमें 50,000 करोड़ का जो प्रावधान और किया गया है, जो टोटल 5 लाख करोड़ तक जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि MSMEs को एक बहुत ही अहम रूप से सपोर्ट दिया जाएगा। पिछले 2 साल में पेंडेमिक में अगर देखा जाए तो काफी इम्पैक्ट जो है MSMEs को हुआ। ये एक तरह से उनको जो ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं डिफेंस की बात करूं, जहां पे 25% R&D बजट, जिसमें प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स को एंगेज किया जाएगा थ्रू DRDO एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, और ये एक मैं समझता हूं एक और बड़ा अहम कदम उठाया गया है।
टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात की गई है, वो क्लैरिफाई किया गया अगले साल में, इस साल में किया जाएगा ताकि अगले साल रोल आउट हो सके। पर जो 5% यूएसओ फंड का R&D और मित्तल साहब, मैं आपके पास लौट के आता हूँ। थोड़ा सा आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही थी, मैं लौट के आता हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रशांत जैन भी बने हुए हैं। प्रशांत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, ऑब्वियसली जब वो अनाउंसमेंट हुई तो मार्केट भी थोड़ा सा एक्साइट हुआ कि कैपेक्स इतना अच्छा, सरकार एटलीस्ट एक एक इंटेंट है सरकार का कि ग्रोथ पे फोकस किया जाए, एक जीडीपी को थोड़ा ग्राउंड स्वेल देने की कोशिश की जाए। लेकिन अक्सर ये आंकड़ा जो है वो लैग करता है। आप जितना कमिट करते हैं उतना एक्चुअली खर्च हो नहीं पाता है। इस साल भी उतना खर्च हुआ नहीं है जितना बजट में अनाउंस हुआ था। इन सबको जोड़कर अगर हम देखें, एंड देन अ वेरी कंजर्वेटिव डाइवेस्टमेंट नंबर जो कि सरकार ने अगले साल के लिए दिया है 65,000 करोड़ का, तो डू यू थिंक देयर इज़ दैट, और ऊपर से महंगाई का ओवरहैंग, देयर इज़ दैट स्कोप ऑफ मे बी रनिंग इनटू हेडविंड्स थोड़ा सा आगे जाके इस साल में? देखिए, अब जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन की दर बढ़ी हुई है, ये कोई एक्सेसिव या बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से नहीं है मेरी समझ में। ये एक ग्लोबली हम देखें तो जो सब एनर्जी के प्राइसेस हैं, मेटल के प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, वो काफ़ी बढ़े हुए हैं और इन्फ्लेशन इंडिया में इसी का नतीजा है। जहाँ तक डिमांड की कंडीशन से इंडिया में वो कोई एक्सेसिव नहीं है, इनफैक्ट उसमें थोड़ी हम कहें कमजोरी है एक तरीके से। और मेरे ख्याल से जो डाइवेस्टमेंट का टारगेट है, जो टैक्स ग्रोथ का टारगेट है, ये बहुत रियलिस्टिक है। हर साल बड़ा टारगेट रख के उसको हम अचीव ना कर पाएं, उससे बेहतर है कि हम एक सामान्य टारगेट रखें और उसको अचीव करें। तो मेरे ख्याल से जो रेवेन्यू के अजम्पशंस हैं इस बजट में, टैक्स कलेक्शन के या डाइवेस्टमेंट के, वो काफ़ी रीजनेबल हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट अचीव होना चाहिए और इससे ये कम भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से टैक्स रेवेन्यू में हम ग्रोथ देख रहे हैं, लास्ट मंथ में उन्होंने बोला कि 1,40,000 करोड़ का एक महीने में टैक्स रेवेन्यू आया जीएसटी का। तो आई थिंक ये एक नेट में समझता हूँ कि एक अच्छा बजट है और इसमें मेरे को किसी प्रकार का कोई कंसर्न नहीं। जी बिल्कुल, चलिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस बीच एक बार देख लेते हैं, मार्केट ने वापस थोड़ा सा रिबाउंड दिया है यहाँ पर। कुछ ही देर में हमारे साथ धर्मेश मेहता भी जुड़ेंगे और आनंद राठी जी तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। राठी जी, ये भी लग रहा है कि जिस तरह का आंकड़ा सरकार ने दिया है उससे कि LIC का IPO शायद इसी साल सरकार करना चाहती है, ये इच्छा तो है उनकी, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं हो सकता है उनके लिए अगले साल जो आंकड़ा है उसमें वो सारा इंक्लूडेड हो। लेकिन मोटा मोटा मार्केट के लिए आपका की टेक अवे क्या रहा है इस बजट से? देखिए, मार्केट का जहां तक सवाल है, अभी आपने देखा, अभी मार्केट बहुत अपना जुड़ गया है ग्लोबल मार्केट से, पर्टिकुलरली वी आर फॉलोइंग US मार्केट्स प्राइमरीली। और जहां तक यहाँ की इसका बजट का इफेक्ट है, बजट का इफेक्ट मार्केट का मैं पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि जो कैपेक्स होगा, जो इन्वेस्टमेंट्स आएगा और इकोनॉमिक GDP की ग्रोथ जो 8.5% अगर होती है अगले साल में, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और जब भी GDP ग्रोथ ज्यादा होती है तो स्वाभाविक है कि सभी कंपनियों में बाय एंड लार्ज जो पर्टिकुलरली इससे कैपेक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपके स्टील है, सीमेंट है, आपके कैपिटल गुड्स हैं, उन सब के में डिमांड बढ़ेगी और उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज में सभी पे आता है। तो इकोनॉमी अगर अच्छी होगी, कॉर्पोरेट सेक्टर की रेवेन्यूज बढ़ेगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो इसलिए मार्केट ओवरऑल मेरे हिसाब से इसका मार्केट में पॉजिटिव इफेक्ट होगा। देखिए, एक दो दिन में आज मार्केट नीचे चला गया, 100 पॉइंट और 250 पॉइंट ऊपर भी था। ये तो जब बजट नहीं होता तो भी होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मार्केट के आज के जो मूवमेंट है उसको बजट से लिंक ही नहीं करना चाहिए, वो एक अलग ही चीज है। और इसलिए मार्केट जब देखें तो अपने लॉन्ग टर्म की बात करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस बजट का लॉन्ग टर्म में जाके मार्केट में अच्छा इफेक्ट आएगा। कंजम्पशन स्टोरी अपनी बनी हुई थी, इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की स्टोरी और बनेगी। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि PPIs एक तो PPI प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने PLI पे जोर दिया है कि जैसे इवन खाली सोलार के लिए 19,500 करोड़ का होगा, और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को जो रिलेटिव 15% का टैक्स है वो भी उसकी 1 साल बढ़ेगी। मेरा तो मानना है कि ये 10 साल के लिए करना चाहिए। आप नई इंडस्ट्री लगाओ, 15% टैक्स का लो। देखिए, एक लॉन्गर टर्म अगर ये विजन सरकार दे तो आज की स्थिति में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज। वर्ल्ड में इतना एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, चाइना के ऊपर लोगों का
थोड़ा सा जी। डिपेंड करना चाहते हैं। सो ऑल द आई थिंक बजट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। राठी जी देखिए, बाजार को जो है ना रेगुलर कुछ ना कुछ स्टिमुलस चाहिए होता है, नहीं तो 10 साल की डिस्काउंटिंग 2 ही साल में हो जाएगी शायद, इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उसको बढ़ा रही है। देखिए प्रशांत जी हंस भी रहे इस बात को लेके, लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो प्रशांत जी ने तो 25 साल तक अपने फंड को चलाया है। ये जो कॉर्पोरेट साइकिल है प्रशांत जी, अर्निंग साइकिल, गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप्स ले रही है, ग्लोबल इकोनॉमी का थोड़ा टेलविंड है, एक स्टेप बैक लेते हैं बजट से। कल के जो एनुअल रिपोर्ट था, जैसे कंट्री का एनुअल रिपोर्ट होता है, कल आया था राइट, तो उसके इंटरनल्स को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये कॉर्पोरेट साइकिल ड्यूरेबिलिटी को लेके कुछ बताएं। बाय द वे आज मुझे फंड चलाते हुए 28 साल हो गए। बताइए। जी कांग्रेचुलेशंस। आपने करीब 25% का कैगर किया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी नहीं, करीब मेरे ख्याल से 19%। 19%, ग्रेट, ओके, लगभग। आई थिंक देश की मेरे को लगता है बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, और आई थिंक इसमें आप जिस भी तरफ से देखिए, आई मीन खाली थोड़ा कंजम्पशन भले ही वीक है, बट प्राइवेट केपेक्स, इंडस्ट्रियल केपेक्स, एक्सपोर्ट्स, आई थिंक इन सब में हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। रिस्क इकोनॉमी को उतना नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा रिस्क बाजार को हो सकता है, क्योंकि कोविड के बाद जो हमने एक बहुत ज़्यादा लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखी, खासतौर से इंडिया के बाहर, उसकी वजह से दुनिया भर के बाजार ने बहुत अच्छा किया। और लेकिन मुझे लगता है कि उस लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत लंबे समय तक मानना ये सही नहीं होगा, और वही एक बाजार के लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है। एक और कारण है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 5-7 वर्षों में दुनिया में एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हुए हैं, और ये मेरी राय में यही कारण है कि जिसकी वजह से चाहे वो तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कोल हो, इनके दाम बहुत बढ़े हुए हैं, और इन्फ्लेशन का भी एक ये मुख्य कारण है। तो मेरे ख्याल से हमको आने वाले समय में थोड़े हायर इंटरेस्ट रेट्स के लिए तैयार रहना चाहिए, और उससे एक बाजार में हमको एक सामान्य एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए लंबे समय में। जो पिछले 2-3 वर्षों के हमने एक बहुत अधिक रिटर्न्स देखे हैं, मेरे ख्याल से ऐसी एक्सपेक्टेशन को आगे ले जाना उचित नहीं होगा। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ कुछ ही देर में धर्मेश मेहता भी जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो शायद थोड़ा सा मार्केट हो सकता है आगे चल के उस पर रिएक्ट करे, वो है जो कैपेक्स है, उसकी जब डिटेल्स बाहर आना शुरू होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, रेलवेज में कैपेक्स हो, ऑलरेडी हमने सुना एजुकेशन और हेल्थ केयर पे काफ़ी बातचीत हुई है, तो हो सकता है वहाँ पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। आज भी इनफैक्ट रिएक्शन तो देखने को मिला है यहाँ पर। कोई और अहम बात राठी जी जो आपने नोटिस की हो मार्केट में, सॉरी बजट में? देखिए, एक बात जैसे बताया गया पहले कि डिजिटल करेंसी एक ये नया कॉन्सेप्ट, और क्रिप्टो को एक चेक करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो बहुत मैं समझता हूँ सरकार ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा किया है। एमएसएमई में जो और एडिशनल रिलीफ दी है वो नोट करने के लायक है। इनकम टैक्स में एक चीज नोट करने के लायक है कि लिटिगेशन कम करने का सरकार का इरादा बहुत अच्छा है, कि आपका जब असेसमेंट चल रहा है उसमें कोई चीज समझ में आया कि भी आपके कोई गलती हो गई, कुछ छूट गया है, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर पॉइंट आउट करता है तो उसको भी आप बिना उसको पेनल्टी ये किए हुए कंसीलमेंट बताए हुए अपना रिटर्न दे सकते हैं। ये मैं समझता हूँ दिस इज टुवर्ड्स ए स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग द ट्रस्ट। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सरकार में और इनकम टैक्स पेयर्स में ट्रस्ट बहुत कम है। वो इसकी तरफ अच्छा है कि ट्रस्ट बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में अगर सरकार का ट्रस्ट बढ़ जाए टैक्स पेयर्स के साथ तो एक बहुत उसका फायदा मिलने वाला है। एक चीज और मैं बताऊंगा जो शायद नहीं पॉइंट आउट हुई कि लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन के बारे में अनाउंसमेंट किया गया। इस देश में लैंड रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म मुझे लगता है कि होना चाहिए कि लैंड जो है फ्री ऑफ लिटिगेशन हो, और वो जब हो सकता है कि अगर आप उसको डिजिटाइज करके, जैसे डीमेट अकाउंट है शेयर्स का, वैसे डीमेट अकाउंट लैंड का बनना चाहिए कई देशों में, तो उसके बाद लैंड के ट्रांजेक्शन होना बड़ा आसान हो जाएंगे। जो भी लिटिगेशन या प्रॉब्लम है वो डीमेट होने के पहले हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज है जो जाके लॉन्ग टर्म में
इंडस्ट्री के लिए भी फायदे के लिए है, हाउसिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए फायदे के लिए है। नहीं तो आज की तारीख में आप देखिए मुंबई में इतने खाली प्लॉट्स पड़े हैं, क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लिटिगेशन चालू कर दो तो लिटिगेशन हो जाता है। ये एक चीज नोट करने के लायक है मेरे हिसाब से। बाकी तो इतने अनाउंसमेंट्स है, वी कैन डिटेल इट आउट, बट दीज आर आई थिंक मेजर थिंग्स टू माय माइंड व्हिच वी नीड टू। चले ठीक है, बिल्कुल। एक बार प्रशांत जी, आपको जाने से पहले एक लास्ट रिएक्शन, ऑफ कोर्स हमें पता है आपने अपना इनिशियल रिएक्शन है, लेकिन अगर एक सम अप कहें, आपके लिए बजट हिट था या मिस था? टोटल ओवरऑल आपको इसकी रेटिंग देनी हो तो? नहीं, इस बजट को मैं फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि इसने एक कंटिन्यूटी रखी पॉलिसी में, इसने स्टेबिलिटी रखी टैक्सेशन में, और जो हमारी दिशा इकोनॉमी की बनाई जा रही है कि जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कंपेटिटिवनेस बढ़े, मेक इन इंडिया, केपेक्स रिवाइव हो, जॉब्स क्रिएट हो, आई थिंक उसमें बहुत कंसिस्टेंसी रखी गई है। तो इन माय ओपिनियन फुल मार्क्स टू दिस बजट। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। प्रशांत जैन हमसे बात कर रहे थे, HDFC म्यूचुअल फंड, और उन्होंने बताया अपना 28 साल के एक्सपीरियंस में कई सारे बजट सेशंस को उन्होंने एनालाइज किया और उसके बाद उन्हें बजट अच्छा दिखाई दे रहा है। ग्रोथ ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बजट, अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, जहां आज अनाउंसमेंट्स कई सारी हुई हैं। और इसी के साथ आनंद राठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार पर एक बार नजर डालें तो ओवरऑल एक रिएक्शन जो हम बहुत क्विक अपने सारे पैनल से ले रहे हैं, उसमें भी कई सारी यहाँ पर अच्छे रिएक्शन देखने को मिला है। बजट को एक ग्रोथ बजट दिखते हुए दिख रहा है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर वहां कुछ क्लैरिटी चीजों की धीरे धीरे आएगी, या फिर एक डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है। बाजार पर लेकर इस बार आप रिएक्शन देखें तो कहीं ना कहीं ये मूव जो है वो शायद एंटिसिपेटेड थी या ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाजार कर चुका था। आपको लगता है मीर ये मूव जो थी बाजार में डिस्काउंट थी? क्योंकि हमने देखा कि डेज हाई पर तो था बाजार जब FM स्टार्ट कर रही थी बोलना, उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे भी आया, भले थोड़ी सी रिकवर हो रहे हो। नहीं, लेकिन देखिए पूरी तरह से एंटिसिपेटेड था या फिर फैक्टर्ड इन था ऐसा नहीं है। अब देखिए रिकवर भी किया है बाजार ने। वो जो एक डिप आया था, शायद हो सकता है डाइवेस्टमेंट का नंबर बिकॉज फाइन प्रिंट में था तब आया हो, उस वजह से हुआ हो। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बजट का ट्रिगर मार्केट के लिए 1 या 2 दिन का ट्रिगर रहता है। लेकिन अगर आप देखें अदरवाइज बहुत सारे हेडविंड्स हैं इस समय बाजार के सामने, ग्लोबल हेडविंड्स, महंगाई की चिंता, यूक्रेन का क्राइसिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनफैक्ट ठीक ही है मार्केट का रिएक्शन जो है। क्लोजिंग का आखिरी 1 घंटा जो है वो इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्केट को अगर कोई स्विंग देना है ना तो वहाँ पर देगा उस समय। लेकिन टेक्निकली भी अगर हम देखें तो रुझान ठीक ही है। आई थिंक मोर देन इंडेक्स कुछ एक स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर हो सकता है हमें कोई एक्शन देखने को मिले, तो उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट के काउंटर्स में भी। चलिए कोई बात नहीं, एक बार पूरे सेक्टर पर मार्केट्स पर किस तरह का रिएक्शन इस वक्त टेक्निकल या फिर ट्रेडर्स ले रहे हैं, उन्हें किस तरह से बजट पसंद आया नहीं आया, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सौरभ सिसोदिया, रुचित जैन और रोहित शिंगरे बने हुए हैं। एक एक करके पहले रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ, वेरी क्विकली, आपने यहाँ कौन कौन से ट्रेड्स, यहाँ कौन से सेक्टर्स में, कई सारे सेक्टर्स में यहाँ पर अनाउंसमेंट आई, ईवी की बात होनी थी, ईवी की यहाँ बात आई, PLI स्कीम की बात हुई, डिजिटल इंडिया को लेकर यानी डिजिटाइज करने के लिए कई सारी बातें हुई, गेमिंग की भी बात हुई। आपको इसमें से सबसे अच्छी बातें जो बाजार के फेवर में लगी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। अगर प्राइस एक्शन से देखिए तो सन फार्मा के स्टॉक ने, हालांकि ओवरऑल मार्केट में एक वीकनेस देखने मिली है, बट सन फार्मा के स्टॉक ने आज के सेशन में अपना 10 ईयर हाई हिट किया है, तो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है। तो सन फार्मा में मुझे लग रहा है कि आगे चलते हुए भी और मोमेंटम बनने की उम्मीद है। तो सन फार्मा में करंट लेवल से बाइंग की सलाह रहेगी विद अ स्टॉप लॉस एट 865 और 930 से 940 तक का टारगेट सन फार्मा में देखने मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है वो टाटा स्टील का। मेटल सेक्टर में हालांकि ऊपरी लेवल से एक अच्छी गिरावट आई थी, बट अभी करंट लेवल्स पे अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। और डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो टाटा स्टील में जो 1100 की स्ट्राइक है वहाँ पे मैक्सिमम कॉल हुआ था आज बजट चालू होने से पहले, और अभी वहाँ पे एक अनवाइंडिंग देखने मिली है, तो इंडिकेट कर रहा है राइटर्स अब पैनिक कर रहे हैं और सेकेंड हाफ में अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो ऊपर के साइड में और बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो टाटा स्टील में भी बाइंग की सलाह रहेगी, 1100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑन द अपसाइड 1200 तक की चाल भी टाटा स्टील में देखने मिल सकती है।
बिल्कुल, अगर कैपेक्स पड़ेगा यानी सरकार अगर खर्च करेगी तो उसमें सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होंगे, लेकिन एक बड़े कंसर्न्स बाजार को ये भी लगता है क्योंकि इन्फ्लेशन को कैसे टेम करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल है, तो इन सारे एरियाज को कम्बैट करते हुए ये कैपेक्स को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात तो यहाँ कर दी, लेकिन इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा इस पर कई सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे साथ रुचित भी हैं। रुचित, आपने क्या पिक किया, आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? आई थिंक डेफिनेटली, जिससे थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये जो मार्केट का रिएक्शन है बजट के बाद में, ये यूजुअली काफ़ी एक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि जो प्री पोजीशंस बनाई जाती है बजट के पहले वो सब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है। बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इस वॉलेटिलिटी में कोई भी ऐसे नेगेटिव संकेत है अभी तक बाजार में। आप देखेंगे निचले स्तरों से फिर से बाइंग इंटरेस्ट ही देखा जा रहा है, तो बायसनेस अभी भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, ऐसे इंट्राडे डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। ऑटो स्पेस पे थोड़ा फोकस रह सकता है। आई थिंक ऑटो स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ बजट के पहले भी अगर पिछले कुछ दिन देखे तो ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप हुए थे। तो इसमें टीवीएस मोटर्स करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। विद इन द ऑटो स्पेस 620 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है और आज इंट्राडे वॉलेटिलिटी में इनफैक्ट ये स्टॉक को ज़्यादा इतना इंपैक्ट किया भी नहीं है। तो यहाँ पे टीवीएस मोटर्स करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 600 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 660 तक के टारगेट से आप ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये टारगेट कॉल्स रहेंगी रुचित की, और अभी रोहित से भी समझ लेते हैं। रोहित की इस वक्त की पिक्स क्या होंगी? रोहित। गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, अगर मार्केट्स की मैं अगर पहले एक थोड़ा दिशा बता दूं तो आई थिंक सुबह हम लोग ने बात किया था कि एक बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। डबल बॉटम का सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला था, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप अगर आपको वापस मिलेगा तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 17,300 एक काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन निकल कर आया, तो मुझे लग रहा है जब तक उसके ऊपर आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 17,600 17,700 तक का आपको मूव एक्सपेक्टेड हो। सेकेंड, स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स है मेरे रडार पर। पहला स्टॉक रहेगा L&T। एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। आवरली चार्ट्स पर प्राइसेस काफ़ी अच्छे सस्टेन कर रही है और अभी हम लोग को एक मूव भी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि L&T के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान रखकर चलना चाहिए। ऊपर की तरफ 1980 2000 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो 1900 का रहेगा। सेकेंड स्टॉक जो रिसेंटली मेरे रडार पर आया वो है इंडिगो। काफ़ी अच्छे बेस से एक 200 EMA से एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार जो है नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आपको 2000 रुपये तक देखने को मिल सकता है और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1870 का रहेगा। सो L&T और इंडिगो यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स में डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला है काफ़ी अच्छे बेस से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब नेक्स्ट मूव जो रहेगा काफ़ी यू कैन एक्सपेक्ट अ नॉर्थवर्ड मूव। ठीक है, L&T, इंटरग्लोब, ये सारी कॉल्स रहेंगी। बजट ट्रेड्स की बात हम कर रहे हैं, ये जो स्टॉक सारे के सारे हमें हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये बजट को देखते हुए आज के, और कुछ स्विंग ट्रेड्स भी हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होता है, कहीं मत जाएगा।